हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, इंडिसेस। ये एक्चुअली सेलिना बुक का है, क्लास 9th का बुक है। तो आप चाहो तो इसको मतलब RD लेवल के भी क्वेश्चन इसके अंदर हैं, यहाँ पर गिवन है। तो एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हो इसको, मतलब इस वीडियो को एज ए रेफरेंस। RD क्वेश्चन यहाँ पर गिवन होंगे कुछ। तो अब इस वीडियो को आप CBSE बच्चे भी देख सकते हैं, ICSE बच्चे भी देख सकते हैं इसको, ताकि उनका हाई लेवल का जो एक्सपोनेंट जो चैप्टर है उनके बुक में, वो हाई लेवल से इसमें कवर हो जाए। तो इस वीडियो में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे एक्सपोनेंट के ऊपर। बट ये बेसिकली ICSE बुक्स का मैं यहाँ पर कराऊंगा अभी। तो ये ICSE बुक का एक्चुअली सेलिना बुक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलिना बुक, ये वाला है सेलिना बुक है ये। और ये क्लास 9th का बुक है, क्लास 9 का। तो क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर है ये बच्चों, ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 उनका है इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले हम लॉ समझ लेते हैं। जो बच्चे मतलब आईसीएसई जो बच्चे हैं, जो मुझसे अभी जुड़ेंगे, आईसीएसई जो बच्चों का मैं अभी लूंगा अभी सेलिना बुक का जितने सारे जो टॉपिक्स है सब मैं कवर करूंगा, इंडिसेस। उसके बाद मैं चैप्टर 1 रैशनल नंबर इरेशनल नंबर खत्म करूंगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी हम इसी मतलब चैनल में पढ़ेंगे सब। आईसीएसई बच्चे जो मतलब मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि हम इस चैनल में सिर्फ डीएवी मैथ बुक का कर रहे थे, बट मैंने अब डिसाइड किया कि हम आईसीएसई का भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आईसीएसई बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है वो है इंडिसेस। मतलब आईसीएसई बच्चों को तो पता ही होगा, उनका बुक का क्वेश्चन है सब, यहाँ सब बुक का क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लॉ हैं जो आपको याद रखने हैं। तो जो अभी मैं लॉ यहाँ पर समझाऊंगा, आप उसको ध्यान से समझो, देखो मतलब कैसे मैं समझा रहा हूँ। और उसका मतलब ट्राई करो उसके अंदर मतलब पूरा उसका डीप मतलब डेप्थ तक पहुंचने के लिए, ताकि अच्छी तरह आप इस चैप्टर को समझ सको। अगर आपने लॉ समझ लिया तो ये चैप्टर बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में हम ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जो चैप्टर 7 का इंडिसेस का। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ लॉ के बारे में, पढ़ेंगे किस तरह के लॉ मतलब यहाँ पर यूज होंगे इस चैप्टर में। तो पहले हम इस वीडियो में लॉ नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं पहले। तो पहला नंबर जो लॉ है, यहाँ से कुछ लॉ जो होंगे जो आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा, और कुछ लॉ ऐसे होंगे जो आपको इस क्लास में समझोगे। तो स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 1 से। तो लॉ फर्स्ट जो लॉ है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, क्योंकि आपके बुक में सारे लॉ गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो यहाँ पर है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। जो पहला लॉ है बच्चों वो है प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ में क्या होते हैं, दो बेस होते हैं, दोनों जो बेस होंगे वो क्या होंगे, एक मतलब इक्वल होंगे। कहने का मतलब, मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ आपको यहाँ पर लिख के समझाता हूँ। यहाँ पे देखो गिवन है एक a⁴m, आपके बुक में जैसे गिवन है मैं उसे समझाऊंगा। यहाँ पर आपके बुक में गिवन है a⁴m इंटू a⁴n। तो मुझे पहले एक बेसिक सा नॉलेज मुझे बताओ, आप ये जानते होते होंगे सब बच्चे। ये जो a है क्या है, बेस है, और ये क्या है, एक्सपोनेंट है। आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो, या फिर आप इंडिसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो a है बेस, और ये जो ऊपर जो m है वो क्या है, पावर, या फिर इंडिसेस, या फिर एक्सपोनेंट। यहाँ पर ये भी बेस है, ये बेस है, ये क्या है, एक्सपोनेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर अब देखोगे ध्यान से इसको, मतलब इस जो फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा है, या फिर जो लॉ मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ देखो कि दोनों का बेस इक्वल है। यहाँ पर भी बेस a है, और यहाँ पर भी बेस क्या है, a है। ठीक है, बेस इक्वल है, और बीच में यहाँ पर क्या है, इंटू है। तो लॉ नंबर प्रोडक्ट लॉ ये बोल रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो, बेस इक्वल हो और बीच में इंटू हो, तो बच्चों पावर प्लस हो जाएगा, a⁴m+n। a⁴ क्या हो जाएगा, m+n। तो ये है हमारा प्रोडक्ट लॉ। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2⁴ इंटू यहाँ पे मैंने लिखा 2⁴3। तो यहाँ पर देखो, ये लॉ का मैं एग्जाम्पल यहाँ पर एक दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बेस इक्वल है, बीच में इंटू है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2+3, तो आंसर हो जाएगा 2⁵ ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड जो लॉ है वो है हमारा डिवीजन का लॉ। सेकेंड लॉ देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड लॉ। तो सेकेंड जो लॉ है उसको कहा जाता है क्वोशिएंट लॉ भी बोल, आपके बुक में लिखा है क्वोशिएंट लॉ, डिवीजन का लॉ। यहाँ पे इस लॉ में क्या होता है ना, यहाँ पर जैसे इंटू था बच्चों, यहाँ पर अब डिवीजन रहेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा a⁴m लिखा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय a⁴ यहाँ पर मैंने लिखा n। तो यहाँ पर देखो सिर्फ इन दोनों में फर्क यह है कि यहाँ बीच में यहाँ पर इंटू था, यहाँ पर डिवीजन होगा, और कुछ नहीं। तो यहाँ डिवीजन होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये पावर जो होगा प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, a⁴m−n। आई थिंक आप सबको पता होगा, ये सब बेसिक लॉ है, मतलब एक्सपोनेंट का सबको पता होगा। और एक बार आप जिसको पता है वो रिविजन कर ले एक बार, और जिसको नहीं पता है वो अच्छी तरह समझे इस चीज को।
तो सेकंड लॉ यहाँ पर क्वेश्चन लॉ समझ में आ गया। क्या हुआ ना, बेस अगर इक्वल हो, बीच में डिवीजन हो तो पावर माइनस हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा। तो इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लो। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ। सपोज मैंने लिखा 2 टू द पावर यहाँ पर लिखा 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर यहाँ पर मैंने लिखा 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 टू द पावर 4 माइनस 3। तो आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 1। तो ये हुआ हमारा, मतलब इस लॉ का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ, उसको हम बोलते हैं पावर लॉ। अच्छा, ये जो चीज है सेकंड लॉ के बारे में मैं और थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ। यहाँ पर जो बच्चों ऐसे डिवीजन का फॉर्मेट में लिखा है, आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी ऐसे लिख सकते हो, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। ये जो है ये वही है, बस ये डिवीजन में लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ हमारा है, थर्ड लॉ का आपके बुक में गिवन है पावर लॉ। थर्ड लॉ यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को बोला जाता है पावर लॉ। ठीक है, तो पावर लॉ समझते हैं। देखो सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा a टू दी पावर, मैंने यहाँ लिखा m। ठीक है, ध्यान से देखो, तो a है यहाँ पर बेस, m क्या है, एक्सपोनेंट है, ये फिर पावर है या फिर इंडिसेस बोल सकते हो। मैं अभी यहाँ पावर ही सबको कंसिडर करूंगा, पावर सबको बोलूंगा। a टू द पावर m, ठीक है, तो a टू द पावर m है, इसके ऊपर और एक भी पावर है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान से आप, कि यहाँ पर तो पावर एक m तो है, इसके ऊपर और एक पावर है n है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर जो होगा, ऐसे इसको इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे a टू द पावर m इंटू n। तो ये हुआ मतलब इस फॉर्म में। इसका एग्जांपल अब देख लो, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज मैंने ये लिखा 2 टू द पावर 3, इसके ऊपर पावर है फिर 2। तो देखो 3 एक तो पावर है, उसके ऊपर और एक पावर है 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर, यहाँ पर ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आंसर होगा 2 टू द पावर 6। तो ये होगा लॉ, थर्ड लॉ हमारा खत्म हो गया। अच्छा, और भी कुछ है आपके नेक्स्ट यहाँ पर बुक में आपका एक हेडिंग यहाँ पे गिवन है, हैंडलिंग पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, नेगेटिव एंड जीरो इंडिसेस। तो इसको हम समझेंगे। ये तो बेसिक लॉ सबको पता भी होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लॉ के बारे में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोर्थ लॉ, भी आप समझ सकते हो, या फिर आपके बुक में नंबर 1 करके हेडिंग यहाँ पे गिवन है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नहीं तो आप काम करो, नंबर 4 यहाँ पर कितना, नंबर 3 किया, नंबर 4 आप लिख लो यहाँ से, नंबर 4 लिखो। ठीक है, नंबर 4 मतलब लॉ ऐसे समझ के याद करो। तो इसको हम समझते हैं। आपके बुक में यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, मतलब जो सॉरी क्वेश्चन नहीं, लॉ जो आपको गिवन है यहाँ पर, देखो क्या लॉ गिवन है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ a इंटू बी टू द पावर m। ध्यान से समझो इस चीज को। यहाँ पर क्या गिवन है, देखो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो जो a इंटू बी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो a इंटू बी गिवन है, इसके ऊपर ब्रैकेट गिवन करके फिर यहाँ पर m लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा ये जो ब्रैकेट जो गिवन है, इसका मतलब होता है होल। मतलब ये दो, मतलब ये जो m जो पावर है वो b के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। ये एक लॉ है, इसको भी आप समझो, इसको कैसे याद रखना है, इसको भी याद रखो। ठीक है, और एक चीज है, और एक लॉ यहाँ पर गिवन है a बाई बी, उसी तरह डिवीजन का भी है a बाई बी टू द पावर m। इसका मतलब क्या होता है ना, जो m जो पावर है वो a के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। समझ में आ गया मैंने क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो, बट ये यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जब इंटू होगा, यहाँ पर इंटू होगा तभी इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर डिवीजन होगा तभी इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। बट इन केस ऑफ प्लस एंड माइनस, यहाँ पर इस फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी टू द पावर m। तो आप बोल सकते हो कि सर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a टू द पावर m प्लस बी टू द पावर m। तो बच्चों ये ऐसा लिखना भूल हो जाएगा। ये क्या है, इस आपको ये वाला चीज को आप इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग। अगर माइनस भी होगा तभी भी रॉन्ग होगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस लिखूँ, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ a माइनस बी होल टू द पावर m, तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a टू द पावर m माइनस बी टू द पावर m। आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये भी रॉन्ग है। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि सिर्फ इंटू में और डिवीजन केस में ही इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट प्लस में और माइनस में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आंसर भूल निकलेगा, तो ये भी रॉन्ग है। अच्छा, अब ये चीज को समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों प्लस इंटू करने से ऐसा हम ऐसे इस तरह हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और डिवीजन करने से भी ऐसा हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, बट इनके सब प्लस और माइनस में ऐसे रिप्रेजेंट क्यों नहीं हो रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे। तो अब रीजन यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझो। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देता हूँ एक तो। सपोज बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है,
तो इसका जो अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इंटू में हम इस तरह लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी पावर 2 है, 2 के ऊपर भी पावर 2 है, और 2 जो पावर है वो 5 के ऊपर भी है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, LHS RHS दोनों इक्वल निकलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल ही है ना, क्योंकि इंटू में इस तरह हम लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करो, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है, 10 का स्क्वायर वैल्यू कितना निकलेगा, 100 निकलेगा। अब इसको सॉल्व करो, इस पार्ट को सॉल्व करो, RHS पार्ट को सॉल्व करो, इसका वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो वैल्यू निकलेगा 100। देखो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब डिवीजन का भी एक एग्जांपल ले सकते हो, डिवीजन में भी ऐसे निकलेगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 4/2, ठीक है, 4/2 का यहाँ पर मैंने लिखा होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 4 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 4/2 देखो ये कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा, मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ। देखो ये देखो कैंसिल आउट हो कितना 2 रहा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, इसको कैंसिल आउट करो आंसर 4 निकलेगा। तो देखो डिवीजन फॉर्मेट में हम इसको देखो दोनों का वैल्यू क्या निकला, सेम निकला, इसका इधर भी 4 इधर भी 4 निकला, इसका मतलब इसको हम इस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट अब प्लस का एक एग्जाम्पल लोगे, देखो बच्चों सेम नहीं आएगा। देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों 2+3 का यहाँ मैंने लिखा है होल स्क्वायर। तो अगर आप बोलोगे सर ये जो है वो इसके बराबर है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि नहीं है, मतलब ये वाला नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग है। देखो मैं आपको आंसर निकाल कर दिखाता हूँ, दोनों अलग निकलेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा 2+3, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2+3 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 9, जो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो आंसर निकलेगा 9+4 कितना होगा 13 हो गया। देखो ये अलग अलग निकला, ये 25 निकला, 30 निकला, दोनों तो इक्वल नहीं निकला। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये नॉट इक्वल, ठीक है। माइनस का भी एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो, माइनस का भी नहीं होगा, आप एग्जांपल लेके कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो लॉ है, लॉ नंबर 5। देखो लॉ नंबर 5 जो है उसको हम समझते हैं। देखो तो लॉ नंबर 5 जो है, लॉ नंबर 5 जो यहाँ पर जो आपके बुक में गिवन है, इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान से समझो, यहाँ पर लिखा है इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड n is a positive, n is a positive, n is a positive integer, n is a positive integer, then यहाँ पर गिवन है रूट ओवर ऑफ, यहाँ पर n है, यहाँ पर फिर यहाँ पर लिखा है a इक्वल टू a⁴ इस चीज को समझो क्या है। देखो यहाँ पर इसका मतलब है a इज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होगा, और n जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब n यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन गिवन है ऐसे, ये यहाँ पर n है, पहले एक चीज समझो कि जो ये जो मुझे बताओ पहले कि रूट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, रूट का वैल्यू होता है 1/2। अगर यही मैं रूट के अंदर इसके यहाँ पर दे दो 3, यहाँ पर लिख दो 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। उसी तरह बच्चों यहाँ पर अगर मैं 4 लिख दूँ इसके बीच में, यहाँ पर 4 लिखूँ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 होगा। ये सब चीज को समझो। अगर यही रूट के अंदर यहाँ पर मैं n लिखूं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/n हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर रूट दिया पे, यहाँ पर n लिखा है और इसके अंदर लिखा है a, तो ये किसके बराबर है। देखो तो पहले हमको पता है ये जो रूट, इसको a को भूल जाओ, a को बंद करो पहले, इसके मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे सर जो यहाँ पर जैसे है ये भी वैसे फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना लिखा था मैंने, देखो यहाँ पर 1/n लिखा था, तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 1/n ही होगा। बट इसके अंडर रूट में क्या है a है, तो हम लिखेंगे a⁴ 1/n। ये सब चीज को समझो, इसको हम इस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू द पावर 1/n आया, मतलब ये इसका वैल्यू हो गया, और a इसके अंडर रूट में क्या था a था, तो a को हम नीचे लिखा हमने, तो मतलब ये वाला पार्ट जो हो गया वो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट हो गया। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये लॉ नंबर 5 था। अब लॉ नंबर 6 यहाँ समझते हैं। लॉ नंबर 6 है, यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर लिखा हुआ है a⁴ m/n, वो किसके बराबर है, रूट ओवर, यहाँ पर n है भी, यहाँ पर अंडर रूट में क्या है a⁴ m है, ठीक है। मतलब रूट n, इसका अंडर रूट में क्या है a⁴ m है। तो इसको बच्चों हम इस वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब ये वाला जो लॉ है हमारा, इसको हम इस वे में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, देखो उसने कैसे लिखा है। तो हम ये जो क्वेश्चन है a⁴ m/n है, इसको हम इस वे में लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये जो m/n है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a⁴ m/n को मैंने अलग कर दिया। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा m × 1/n, ठीक है।
ऐसे लिखने से क्या भूल होगा? नहीं भूल होगा। देखो, क्योंकि देखो बच्चों m बाई एन जो है उसको हम इस तरह से भी स्प्लिट कर सकते हैं, m इंटू वन बाई एन, इसको हम इस तरह भी स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करोगे आंसर m बाई एन ही निकलेगा। जैसे सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, सपोज 2/3 है, 2/3 को कैसे हम अलग कर सकते हैं? 2 इंटू 1/3, एक ही बात है, ये जो है वही है, क्योंकि इसको हम ये 2/3 को मैंने ऐसे अलग कर दिया, 2 इंटू 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2/3 निकलेगा। उसी तरह m बाई जो n है उसको हम लिख सकते हैं m इंटू वन बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वैसे ही क्या है, m बाई ए टू द पावर m बाई एन जो है उसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू वन बाई एन। अच्छा, जैसे हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था, मतलब पावर लॉ पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था पावर लॉ, कि पावर के ऊपर पावर आएगा तो इंटू हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू द पावर एम, ए टू द पावर, ध्यान देखो, ए टू द पावर एम होल इंटू, मतलब होल टू द पावर ए बाय ए टू द पावर एम होल टू द पावर कितना हो जाएगा? 1/n। ये जो पार्ट है बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम इंटू एन जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला आंसर आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, पावर क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा, जैसे मैंने समझाया था पावर लॉ। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए टू द पावर एम है, ये जो 1/n है इसको जैसे मैं समझाया था, रूट का वैल्यू होता है 1/2। उसी तरह यहाँ पर अगर n हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/n, मतलब यहाँ पर पिछले वाले पेज में मैंने समझाया था। तो यहाँ पर जो वो ये 1/n जो ऊपर है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट ओवर ऑफ, यहाँ पर n, सॉरी n यहाँ पर होगा, समझ में आया? यहाँ पर n है, ठीक है, क्योंकि ये जो 1/n है इसको मैं ऐसे लिख दिया, रूट ओवर ऑफ n यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर n होगा। तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट को मैंने इस वे से रिप्रेजेंट कर लिया, यहीं पर, मतलब यही चीज तो यहाँ ऊपर बोला था। यहाँ पर देखो ए टू द पावर एम बाई एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया? आप ऐसे भी याद रख सकते हो यहाँ पर कि ए टू द पावर एन लिखना है, और जो सॉरी ए टू द पावर एम लिखना है, और जिसमें इसके अंदर जो 1/n है ये उसके ऊपर ऐसा हो जाएगा, मतलब रूट हो जाएगा, इसके वहां पर n, यहाँ पर n हो जाएगा। समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? समझो पहले इस तरह से कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, कैसे ये चीज हुआ है, ऐसे इस फॉर्म, ये वाला चीज ये इस फॉर्म में कैसे आया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लॉ, लॉ नंबर 7। लॉ नंबर 7 जो ये आपको सबको पता है, सपोज ए टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। कोई भी नॉन जीरो अगर बेस हुआ, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, बेस अगर नॉन जीरो है तो पावर उसके ऊपर पावर अगर जीरो है, ठीक है, कोई भी बेस कोई भी एक नॉन जीरो नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर 1 होगा। ये लॉ सबको पता होगा। नेक्स्ट देखो लॉ नंबर 8 जो लॉ है यहाँ पर, सपोज देखो मैंने आपको यहाँ कहा, सपोज मैंने कहा 2 का स्क्वायर, अगर मैं आपको बोलूँ इसको एक्सपांड करो, तब क्या कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2 लिखोगे। मैंने कहा 2 टू द पावर यहाँ पर 3 है, अब इसको एक्सपांड करो, तब एक्सपांड कर दोगे 2 इंटू 2। कहने का मतलब 2, इसका मतलब क्या होता है? 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया ऊपर, 2 इंटू 2, ठीक है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर, नेगेटिव पावर यहाँ पर ऊपर दे दूँ, नेगेटिव इंडिसेस यहाँ पर ऊपर एक दे दूँ, -2, तो बच्चों इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? नहीं कर पाओगे। तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्यों एक्सपांड नहीं कर पा रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पर बच्चों ये नेगेटिव है, यहाँ का जो पावर है वो नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम एक्सपांड कर देते, बट यहाँ पर नेगेटिव पावर है, जैसे यहाँ ऊपर पॉजिटिव पावर था, हमने आसानी से इसको एक्सपेंड कर दिया। उसी तरह -2 यहाँ पर लिखा है, मतलब पावर यहाँ पर नेगेटिव आ गया। तो ये जो पावर यहाँ पर नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे? तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए और एक लॉ, यहाँ पर लॉ नंबर 8 वही है। सपोज यहाँ पर ए टू द पावर -m गिवन है, तो इसको बच्चों नीचे लिया वो क्या हो जाएगा? ए टू द पावर m हो जाएगा। समझ में आ गया? ए टू द पावर -m है तो इसको नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा? पावर पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह यहाँ तो नेगेटिव पावर है, इसको हम तो एक्सपांड नहीं कर सकते, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर, यहाँ पर देखो पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये रेसिप्रोकल हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये उल्टा हो गया इसका। जब उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो ये पावर यहाँ पर पॉजिटिव 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट लॉ नंबर 9, ऐसे आप समझ सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा a/b होल टू द पावर, यहाँ पर लिखा मैंने -m लिखा है, तो ये जो पावर नेगेटिव है इसको तो हम एक्सपांड नहीं कर सकते, तो इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। कैसे? नहीं, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा? b/a। जैसे आपने इसको a/b को अगर b/a किया तो यहाँ पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ हुआ b/a टू द पावर m, तो यहाँ देखो पॉजिटिव हो गया। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ लिखा 2/3 टू द पावर -2, तो इसको तो आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते, क्योंकि पावर यहाँ पर नेगेटिव है। तो टू मेक द पावर पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल करो, 3/2 टू द पावर यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ हमारा
सब खत्म हो चुका है। और एक चीज यहाँ आपके बुक में गिवन है, मतलब अगर ये चीज आपको कोई पता होगा, अगर बेस यहाँ पे सपोज मैंने लिखा ए टू द पावर 10 नंबर, इसको 10 नंबर लॉ समझ लो इसको, तो माइनस से यहाँ पर टू द पावर, यहाँ पर सपोज यहाँ पर एम है। अगर एम यहाँ पर कहने का मतलब, अगर यहाँ पर बेस नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है, बेस अगर नेगेटिव साइन है, अगर पावर, अगर ये जो एम पावर जो है ये अगर इवन नंबर हुआ, तो जो इसका जो आंसर जो आएगा, आंसर कुछ भी आए, इसका जो साइन होगा ना वो पॉजिटिव रहेगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट अगर यहाँ बेस, अगर बेस का अगर साइन नेगेटिव है, अगर पावर यहाँ पर सपोज एम जो है, एम इस जगह पे सपोज अगर ऑड नंबर होगा, तो आंसर कुछ भी आए, बट उसका आंसर जो, मतलब आंसर कुछ भी आए, बट जो आंसर का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है तो नेगेटिव हो जाएगा। सीधा बात है। अगर बेस में अगर नेगेटिव साइन हो तो हम ये रूल अप्लाई करें। अब बेस में अगर कुछ कोई भी साइन, अगर पॉजिटिव साइन हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, इवन हो, पावर इवन हो या फिर ऑड हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। नेगेटिव में ये रूल अप्लाई होगा, अगर नेगेटिव बेस रहा, नेगेटिव साइन वाला बेस रहा, तो उसका पावर अगर ऑड नंबर होगा तो पावर ऑड नंबर हुआ तो उसका साइन नेगेटिव आएगा, अगर पावर इवन नंबर हुआ तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा। तो ये सब बेसिक नॉलेज थे, मतलब चैप्टर 7 को स्टार्ट करने से पहले। आई थिंक मैं सब चीज़ यहाँ पर डीपली आपको समझा चुका हूँ, जितने लॉ थे यहाँ पर आपको बुक में गिवन थे, सारे लॉ हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1, मतलब आपको जो बुक में जो एक्सरसाइज गिवन है 7A, हाँ आई थिंक 7A है, हाँ 7A हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 7A।